सपनों का शहर मुंबई, जहां एक तरफ चमक, रफ्तार और कामयाबी की उड़ान के लिए जाना जाता है, तो वहीं दूसरी ओर इसके दामन पर दशकों तक अंडरवर्ल्ड का एक काला खौफनाक साया मंडराता रहा। पुराने गैंगस्टर बिना एक दूसरे से टकराए मुंबई पर राज करते रहे, लेकिन जैसे ही नए नाम उभरे, उनकी ताकत की भूख ने शहर की सड़कों को खून से लाल कर दिया। इसके बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड में सत्ता बंदूक से तय होने लगी और लॉयल्टी खून से लिखी जाने लगी। 1980s तक दाऊद इब्राहिम ने अंडरवर्ल्ड में अपनी ऐसी धाक जमा ली कि उसका नाम ही खौफ पैदा करने के लिए काफी था। लेकिन दाऊद का एक क्राइम एम्पायर सिर्फ उसके दम पर नहीं खड़ा था, बल्कि उसके साथ एक ऐसा शख्स था जो हर कदम पर उसकी परछाई बनकर चलता था। वो शख्स जितना खूंखार और डेयरिंग था, उससे कहीं ज्यादा लॉयल और मास्टर प्लानर था। उसकी प्लानिंग और इंटेलिजेंस का ही नतीजा था कि एक वक्त पर डी कंपनी में करीब 5000 लोग काम करते थे। दाऊद को इस पर इतना भरोसा था कि वही दाऊद की आंख, कान और दिमाग था, और उसके बिना डी कंपनी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ती थी। उसका ऑर्डर दाऊद इब्राहिम का ऑर्डर माना जाता। लेकिन अंडरवर्ल्ड में भरोसा भी बारूद जैसा ही होता है, और जरा सी चिंगारी से सब कुछ जल जाता है। उसी तरह वक्त बदला, हालात बदले, और अंडरवर्ल्ड के ये दो गहरे दोस्त एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बनकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। कई बार एक दूसरे को खत्म करने की प्लानिंग बनी, गोलियां चली, साजिशें रची गई, और अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक जंग शुरू हो गई। ये कहानी है दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी में कभी नंबर 2 की हैसियत रखने वाले छोटा राजन की। आखिर छोटा राजन पर दाऊद इब्राहिम को इतना भरोसा क्यों था? दाऊद और छोटा राजन की इस दोस्ती में आंख किसने लगाई? कैसे एक वक्त पर छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम को लगभग मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था? और कभी डी कंपनी का सबसे ताकतवर पिलर रहा छोटा राजन आज कहां है और किस हाल में जी रहा है? छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निकालजे था। राजेंद्र का जन्म साल 1957 में बॉम्बे के चेंबूर में हुआ। उसका परिवार चेंबूर की झुग्गियों में रहा करता था। उसके पिता सदाशिव निकालजे मजदूरी करते थे, जिससे 4 बेटों और 2 बेटियों को पालना पोसना काफी मुश्किल था। ऐसे में राजेंद्र सदाशिव केवल 5वीं क्लास तक ही पढ़ाई कर पाया और उसे मजबूरन अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उन दिनों मुंबई में वायलेंस, फाइट्स और गैंग कल्चर आम बात थी, इसलिए पढ़ाई छोड़ने के बाद खाली बैठा राजेंद्र काफी कम उम्र में गलत संगत में पड़ गया और केवल 10 साल की उम्र में गुंगा नाम के एक लोकल गैंग में शामिल हो गया। ये गैंग आसपास बने सिनेमा हॉल के टिकट ब्लैक करने का काम करता था। ऐसे में राजेंद्र सदाशिव निकालजे ने भी फिल्मों की टिकट ब्लैक करना शुरू कर दिया। उसने अगले 12 सालों तक फिल्मों की टिकट की ब्लैकिंग की और इससे अच्छे खासे पैसे बनाए। इन सब के बीच साल 1979 आ चुका था। एक दिन पुलिस ने तिलक नगर के सहकार सिनेमा के आसपास टिकट ब्लैक करने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लाठी चार्ज किया। वहां राजेंद्र सदाशिव निकालजे भी मौजूद था। उसने पुलिस से मार खाने के बजाय एक कांस्टेबल से लाठी छीन ली और पुलिस पर ही हमला कर दिया। केवल 22 साल की उम्र में उसने अकेले ही 5 पुलिस वालों को लाठी से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इससे उसका क्राइम जगत में नाम हो गया और उसकी डेयरिंग की वजह से राजन महादेवन नायर उर्फ बड़ा राजन ने राजेंद्र सदाशिव निकालजे को अपने गैंग में शामिल कर लिया। राजेंद्र सदाशिव ने बड़ा राजन से काली कमाई के सारे गुण सीखे और उसके लिए काम करने लगा। अर्ली 1980s में मुंबई अंडरवर्ल्ड में पावर बैलेंस पूरी तरह बदलने लगा था। मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन हाजी मस्तान लगभग स्मगलिंग के बिजनेस से बाहर हो चुका था। पठान गैंग में करीम लाला की जगह नए लड़के आलमजेब, अमीरजादा और उसके भतीजे समद खान ने ले ली थी, जबकि तीसरे सबसे बड़े डॉन वरदराजन मुदलियार के गैंग को धीरे धीरे बड़ा राजन कंट्रोल करने लगा था। इसके अलावा उस दौरान मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम का नाम भी तेजी से उभर रहा था। दाऊद की स्मगलिंग में बढ़ती पकड़ से पठान गैंग इतना परेशान हो गया कि उसने मन्या सुरवे की मदद से 1981 में दाऊद के बड़े भाई शबीर इब्राहिम को मरवा दिया। भाई की हत्या से दाऊद अंदर तक हिल गया और उसने बदला लेना शुरू कर दिया। पहले उसने मन्या सुरवे की मुखबिरी करके मुंबई पुलिस के जरिए मन्या सुरवे का एनकाउंटर करवा दिया और फिर पठान गैंग के अमीरजादा को मारने के लिए सुपारी निकाल दी। दाऊद इब्राहिम का बड़ा राजन के साथ खूब याराना था, इसलिए उसने दाऊद से वादा किया कि वो उसका बदला लेगा। इसके बाद 6 सितंबर 1983 को बड़ा राजन ने मुंबई सेशंस कोर्ट के अंदर अमीरजादा को गोलियों से भुनवा दिया। दाऊद के साथ हाथ मिलाने और पठान गैंग के बड़े गैंगस्टर अमीरजादा की हत्या करवाने से बड़ा राजन का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच चुका था।
उसे लगने लगा था कि अब वो आसानी से एक एक करके अपने पुराने दुश्मनों को ठिकाने लगा देगा। उन दिनों बड़ा राजन की एक लोकल गैंगस्टर अब्दुल कुंजू के साथ बड़ी दुश्मनी थी। अब्दुल कुंजू ने बड़ा राजन की गर्लफ्रेंड को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था और उसी दिन से दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। अब्दुल कुंजू को पता था कि अगर उसने जल्द से जल्द बड़ा राजन को ठिकाने नहीं लगाया तो वो खुद जल्द ही उसके हाथों मारा जाएगा। ऐसे में उसने एस्प्लेनाडे कोर्ट के बाहर 30 सितंबर 1983 को बड़ा राजन को गोलियों से भुनवा दिया। केवल 24 दिनों के अंदर दो बड़े गैंगस्टर्स की हत्या ने पूरे मुंबई को थर्रा दिया। राजेंद्र सदाशिव निकालजे अपने आका बड़े राजन को अपने बड़े भाई जैसा मानता था। जैसे ही उसे बड़ा राजन की हत्या का पता चला वो गुस्से से बौखला उठा और अब्दुल कुंजू की हत्या करने की कसम खा ली। उसने जल्द ही बड़ा राजन के गैंग को टेक ओवर कर लिया, जिससे उसके साथी उसे छोटा राजन कहने लगे और इस तरह राजेंद्र सदाशिव निकालजे से वो छोटा राजन बन बैठा। इसके बाद छोटा राजन अब्दुल कुंजू की जान के पीछे पड़ गया। डर के मारे अब्दुल कुंजू पठान गैंग के आलमजेब के पास पहुंचा, लेकिन आलमजेब ने उसे डांट कर भगा दिया। हालात ये हो गए कि कुंजू जहां भी भागता छोटा राजन को किसी न किसी तरह उसकी खबर लग ही जाती। कुंजू को अब अपनी जान बचाने के लिए जेल से बाहर कोई भी जगह सुरक्षित नहीं लग रही थी, इसलिए 9 अक्टूबर 1983 को उसने मुंबई क्राइम ब्रांच जाकर सरेंडर कर दिया। 22 जनवरी 1984 को जब कुंजू को पेशी के लिए विक्रोली कोर्ट ले जाया जा रहा था तो छोटा राजन ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, लेकिन इस गोलीबारी में कुंजू को सिर्फ कंधे में एक गोली लगी और उसकी जान बच गई। मगर इस हमले के बाद कुंजू अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। उसे हर जगह छोटा राजन दिखने लगा। वो जेल में रात को अचानक नींद से जाग जाता और डर के मारे चीखने लगता। चूंकि कुंजू को कंधे में गोली लगी थी और जेल में उसे अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा था, इसलिए 25 अप्रैल 1984 को पुलिस उसे इलाज के लिए जे हॉस्पिटल ले गई। लेकिन इसकी खबर छोटा राजन को लग गई। छोटा राजन ने कुंजू को ठिकाने लगाने की एक जबरदस्त प्लानिंग की। उसने अपने हाथ पर प्लास्टर करवाया ताकि लोगों को लगे कि उसका हाथ टूटा हुआ है और उसी प्लास्टर के अंदर गन छुपाकर जे हॉस्पिटल में एक पेशेंट की बेंच पर बैठ गया। कुछ देर बाद जब कुंजू पुलिस प्रोटेक्शन में डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकला, छोटा राजन ने हाथ के प्लास्टर की परत जमीन पर गिरा दी और उससे गन निकालकर अब्दुल कुंजू और पुलिस वालों पर गोलियों की बौछार कर दी। इस गोलीबारी में एक दूसरा पेशेंट मारा गया, लेकिन अब्दुल कुंजू के सिर्फ कंधे पर एक और गोली लगी और वो किस्मत से एक बार फिर बच गया। इसके बाद छोटा राजन वहां से फायरिंग करते हुए फरार हो गया। छोटा राजन जिस तरह अपने आका की हत्या के बदले के लिए अब्दुल कुंजू के पीछे पड़ा था और उसे मारने के लिए एक के बाद एक जबरदस्त प्लानिंग कर रहा था, इससे दाऊद इब्राहिम काफी इंप्रेस था। दाऊद को सबसे ज्यादा छोटा राजन की लॉयल्टी अट्रैक्ट कर रही थी। उसे लगता था कि जो लड़का अपने आका की मौत के बाद भी उसके लिए इस हद तक जा सकता है वो उसके काम आ सकता है। बड़ा राजन से दाऊद की काफी अच्छी दोस्ती भी थी, इसलिए एक दिन दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन को अपने गैंग में शामिल होने का ऑफर दिया। छोटा राजन भी मुंबई अंडरवर्ल्ड में बड़ा नाम बनाने को बेताब था, इसलिए उसने तुरंत दाऊद के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। आगे चलकर दाऊद का छोटा राजन पर यह भरोसा बिल्कुल सही साबित होने वाला था। छोटा राजन अपने कारनामों से न सिर्फ दाऊद की डी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला था, बल्कि दाऊद का विश्वास जीतकर उसका राइट हैंड भी बनने वाला था। छोटा राजन जब दाऊद से जुड़ा तो उसका काम बड़े बिजनेसमैन से प्रोटेक्शन रैकेट के तहत पैसे कलेक्ट करना, लैंड डिस्प्यूट्स में मसल पावर का इस्तेमाल कर जमीन में डी कंपनी का हिस्सा दिलवाना और दाऊद के एक इशारे पर उसके किसी भी दुश्मन को ठिकाने लगाना था। कुछ ही वक्त में छोटा राजन अपने शातिर दिमाग और प्लानिंग के कारण इतना फेमस हो गया कि जब भी मुंबई में रियल एस्टेट की कोई डील होती उसमें उसका नाम जरूर आता। साल 1984 में उसने दाऊद के कहने पर उसके दुश्मन और करीम लाला के भतीजे समद खान की हत्या की साजिश भी रची। समद खान को नई नई लड़कियों के साथ संबंध बनाने का शौक था। ऐसे में छोटा राजन ने समद की इसी आदत का इस्तेमाल कर उसे मारने की साजिश रच दी। 4 अक्टूबर 1984 को समद खान जब अपनी माशूका शिल्पा से मिलकर उसके अपार्टमेंट में लगे लिफ्ट से बाहर निकल रहा था तो उसे लिफ्ट के बाहर बंदूक से लैस छोटा राजन, अब्दुल हामिद, अली अंतुले और दाऊद इब्राहिम दिखाई दिए। समद जब तक बोलने के लिए मुंह खोल पाता उससे पहले ही चारों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और 19 गोलियां मारकर समद को वही ढेर कर दिया। इस तरह दाऊद का छोटा राजन पर धीरे धीरे भरोसा बढ़ता ही चला गया। उनके बीच का रिश्ता सिर्फ बॉस और गुर्गे का न रहकर दोस्त और पार्टनर का हो चुका था, जिस पर दाऊद आंख मूंद कर भरोसा कर सकता था। मुंबई अंडरवर्ल्ड में हर तरफ दोनों की पार्टनरशिप की चर्चा होने लगी। जैसे जैसे भरोसा बढ़ा वैसे वैसे राजन का इन्फ्लुएंस भी फैलने लगा। उसका असर होटल्स, बिल्डर्स और फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचने लगा।
कई फिल्म प्रोजेक्ट्स में उससे क्लियरेंस लेना जरूरी माना जाने लगा। दाऊद ने छोटा राजन को स्मगलिंग रूट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जिससे उसकी रीच मुंबई से बाहर भी फैलने लगी। राजन ने डी कंपनी में भारी संख्या में लोकल लोगों को ज्वाइन करवाया, जिससे डी कंपनी के लिए काम करने वाले गुर्गों की संख्या करीब 5000 हो गई। राजन की वजह से साधु शेट्टी, मोहन कोटियान, गुरु साटम, रोहित वर्मा और भारत नेपाली जैसे लोग भी उससे जुड़ गए थे। साल 1986 में छोटा राजन ने दाऊद के साथ मिलकर करीम लाला के भाई रहीम खान को भी मार डाला। लेकिन यह साल दाऊद इब्राहिम के लिए इंडिया में आखिरी साल भी साबित हुआ। दाऊद के ऊपर मुंबई में हत्या, एक्सटॉर्शन और स्मगलिंग समेत कई चार्जेस थे और पुलिस कमिश्नर DS सोमन ने दाऊद को पकड़ने के लिए फौरी वारंट जारी कर दिया था। इसलिए वो जान बचाने के लिए अपने परिवार और कुछ करीबियों के साथ भारत छोड़कर दुबई भाग निकला। भारत छोड़ने के बाद दाऊद ने इंडिया में डी कंपनी को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद साथी छोटा राजन को सौंप दी। अपने हाथ में पावर आते ही छोटा राजन ने डी कंपनी को इकोनॉमिकली और स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। उन दिनों महाराष्ट्र में CIDCO यानी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टेंडर सिस्टम के जरिए रोड्स, ड्रेनेज, सीवेज और प्लॉट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स देता था। छोटा राजन के डर से सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्टर्स टेंडर भर पाते थे जो उसे हर कॉन्ट्रैक्ट से 5% तक का कट देते थे। इस तरह छोटा राजन केवल CIDCO के कॉन्ट्रैक्ट से सालाना करीब 3 करोड़ रुपए कमा रहा था। इसके अलावा वो हर बड़े होटल और बार ओनर से भी भारी फिरौती वसूलता था। मुंबई में जब भी कोई बिल्डर नया प्रोजेक्ट शुरू करता, छोटा राजन के आदमी उसे फोन कर धमकाते और वो बिल्डर इतना डर जाते कि पैसा उस तक पहुंचा देते थे। कहा जाता है कि वसूली से छोटा राजन हर महीने 80 लाख रुपए कमाता था। इन सब के अलावा छोटा राजन के पास मुंबई में 122 बेनामी होटल्स और पब्स थे। छोटा राजन को जो बात दूसरे गैंगस्टर से अलग बनाती थी, वो उसके बदले को कभी ना भूलने की आदत और अपने आका के लिए कुछ भी कर गुजरने की शिद्दत थी। बड़ा राजन को मरे 3 साल बीत चुके थे और उसके गैंग का हर मेंबर इस बात को लगभग भूल चुका था। इस समय तक अब्दुल कुंजू भी जेल से बाहर आ चुका था और बेखौफ होकर खुलेआम मुंबई की गलियों में घूमने लगा था। साल 1987 में वो चेंबूर के क्रिकेट ग्राउंड में अपने कई आदमियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था कि तभी छोटा राजन के आदमियों ने अचानक कुंजू पर हमला कर उसे गोलियों से छलनी कर दिया। इस दौरान डी कंपनी के अलावा मुंबई में अरुण गवली की गैंग भी पैर पसार रही थी। दाऊद और अरुण गवली में 36 का आंकड़ा था और दोनों की गैंग्स आपस में भिड़ती रहती थी। ऐसे में छोटा राजन ने एक दिन गैंगस्टर अशोक जोशी को मौत के घाट उतरवा दिया, जिसको अरुण गवली अपना मेंटर मानता था। इससे अरुण गवली आग बबूला हो गया और छोटा राजन के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। छोटा राजन के मन में भी अरुण गवली का डर रहने लगा कि कहीं वो उसकी हत्या न करवा दे। वहीं दूसरी तरफ दुबई में दाऊद अपने क्रिमिनल एम्पायर को और बड़ा करना चाहता था, इसलिए उसने साल 1987 में छोटा राजन को दुबई बुलवा लिया। इसके बाद दाऊद ने छोटा राजन को दुबई का काम भी हैंडओवर कर दिया और साथ ही ये मैंडेटरी कर दिया कि इंडिया में भी डी कंपनी का कोई भी काम छोटा राजन की परमिशन के बगैर नहीं होगा। हाथ में आई डबल पावर से खुश छोटा राजन ने दुबई पहुंचने के कुछ ही महीने बाद सुजाता नाम की एक लड़की से शादी कर ली। इस शादी में दाऊद इब्राहिम भी अपनी बीवी महजबीन के साथ पहुंचा था। शादी के बाद छोटा राजन ने डी कंपनी को रशिया की सोल्टसेव्स्काया गैंग के मॉडल पर डेवलप करना शुरू कर दिया। उसने कई मुस्लिम गैंग के साथ अलायंसेस बनाए। उसके कनेक्शंस का ही कमाल था कि कराची अंडरवर्ल्ड की मुहाजिर माफिया और टर्किश सिप्रस अंडरवर्ल्ड ने भी डी कंपनी से हाथ मिला लिया था। छोटा राजन के ऑपरेशनल कंट्रोल में आने के बाद महाराष्ट्र के नॉन मुस्लिम लड़के भी बिना किसी कम्युनल हेजिटेशन के गैंग से जुड़ने लगे थे। जैसे जैसे छोटा राजन पावरफुल होता जा रहा था, उसकी ताकत से डी कंपनी के अंदर ही उसके दुश्मन बढ़ने लगे थे। उन दिनों डी कंपनी में जहां छोटा राजन की नंबर 2 की पोजीशन थी और वो दाऊद का राइट हैंड था, तो वही छोटा शकील की नंबर 3 की पोजीशन थी और वो दाऊद का लेफ्ट हैंड माना जाता था। इस दौरान छोटा शकील को हर काम छोटा राजन के इशारे पर ही करना पड़ता था। धीरे धीरे उसे और उसके लॉयल शरद शेट्टी और सुनील सावंत को दाऊद का छोटा राजन पर अंधा भरोसा खटकने लगा था। छोटा शकील को ये बात खाई जाती थी कि आखिर दाऊद छोटा राजन को इतना क्यों मानता है। असल में छोटा शकील डी कंपनी में छोटा राजन की जगह लेना चाहता था। इसके लिए छोटा राजन को दाऊद से दूर करना जरूरी था। इसके लिए उसको सबसे अच्छा मौका तब मिला जब अरुण गवली गैंग ने 1991 में दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर की हत्या कर दी। दाऊद ने उसके जीजा को शूट करने वाले शैलेश हलदंकर और विपिन शौर्य को मौत के घाट उतारने का काम छोटा राजन को सौंप दिया। इब्राहिम पारकर के दोनों हत्यारे जे हॉस्पिटल में कड़ी सुरक्षा के बीच एडमिट थे, इसलिए उन्हें ठिकाने लगाने में देरी हो रही थी। ऐसे में छोटा शकील, शरद शेट्टी और सुनील सावंत ने दाऊद के कान भरने शुरू कर दिए।
शरद शेट्टी ने दाऊद से कहा कि छोटा राजन अब खुद एक पावर सेंटर बनता जा रहा है और वो इतना मजबूत हो चुका है कि कभी भी अपनी अलग गैंग बनाकर उसको धोखा दे सकता है। लेकिन दाऊद ने उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं ली। ऐसे में छोटा शकील ने बड़ी चालाकी से बात बदली और मुद्दे को इब्राहिम पारकर की हत्या की तरफ मोड़ते हुए कहा कि इब्राहिम पारकर को मरे कई महीने हो चुके हैं, लेकिन छोटा राजन ने अब तक कोई बदला नहीं लिया है। दाऊद को यह बात हिट कर गई। उसे भी लगने लगा कि छोटा राजन उसकी बात को अब सीरियसली नहीं ले रहा और उसके जीजा का बदला नहीं लेना चाहता। दाऊद के हाव भाव बदलते देख छोटा शकील ने उससे कहा कि एक बार उसे एक मौका दिया जाए। बहनोई की हत्या का बदला लेने के गुस्से में जल रहे दाऊद ने छोटा राजन से बिना पूछे ही छोटा शकील को गो अहेड कह दिया। इसके बाद 12 नवंबर 1992 को छोटा शकील के खतरनाक शूटर्स ने मुंबई के जे हॉस्पिटल में घुसकर ताबड़तोड़ 500 राउंड्स की फायरिंग की और शैलेश हलदंकर को भून डाला। हालांकि उस दिन विपिन शौर्य दूसरे वार्ड में था, इसलिए उसकी जान बच गई, लेकिन इस गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए। इसके बाद दाऊद इब्राहिम अपने राइट हैंड छोटा राजन को डी कंपनी की इंपॉर्टेंट प्लानिंग से धीरे धीरे दूर रखने लगा। जो शख्स कल तक हर बड़े फैसले का हिस्सा होता था, वो अब सिर्फ ऑर्डर सुनने तक सीमित कर दिया गया। यहीं से छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम की एक दूसरे के जानी दुश्मन बनने की शुरुआत हुई। जो छोटा राजन अभी तक दाऊद की सबसे मजबूत ढाल था, वही आगे चलकर उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। छोटा राजन को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब दाऊद इब्राहिम ने टाइगर मेमन, मोहम्मद दोसा, अनीस इब्राहिम और पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के साथ मिलकर 12 मार्च 1993 को मुंबई में टेररिस्ट अटैक करवा के 12 जोरदार धमाके करवाए। इन धमाकों में करीब 257 लोगों की मौत हुई और 700 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दाऊद ने इस आतंकी हमले की पूरी प्लानिंग से छोटा राजन को बिल्कुल दूर रखा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जैसे ही ये बात सामने आई कि इस खौफनाक हमले की खूनी साजिश के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ था, तो इंडिया में उसके खिलाफ काफी बात की जाने लगी। शिवसेना नेता बाल ठाकरे ने भी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ काफी कुछ कहा, लेकिन छोटा राजन को लगता था कि इन सब में दाऊद का हाथ नहीं है, इसलिए उसने उसके बचाव में न्यूज़पेपर्स में स्टेटमेंट्स दिए और बाल ठाकरे को भी सीधे चुनौती देते हुए कहा कि दाऊद को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसे कहां पता था कि दाऊद उसे इस्तेमाल कर अब दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक चुका है। बात यहां तक आ पहुंची कि डी कंपनी के मुस्लिम लोग अब उसे काफिर कहने लगे थे। अब डी कंपनी में छोटा राजन की जगह छोटा शकील ने ले ली थी। काफिर वाली बात राजन को अंदर तक चोट पहुंचा रही थी और वो चाहता था कि दाऊद इस इनजस्टिस को देखे और समझे। लेकिन दाऊद उस वक्त माइनर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पर ध्यान देने की बजाय खुद को एक ग्लोबल डॉन और पावर प्लेयर के रूप में कंसोलिडेट करने में लगा हुआ था। ऐसे में जल्द ही ये बिटरनेस खुले आर्गुमेंट्स और फिजिकल कॉन्फ्रंटेशंस में बदल गई। राजन और शकील के कैंप्स एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। कुछ ही महीनों में दोनों के बीच की दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि साल 1994 तक दोनों ग्रुप्स एक दूसरे का खून बहाने पर उतारू हो गए। एक दिन दाऊद ने दुबई में एक ग्रैंड बैश अनाउंस की, जिसमें उसने अपने सारे लोगों को इनवाइट किया। राजन भी इस पार्टी में जाने वाला था, लेकिन जैसे ही वो वहां जाने के लिए घर से बाहर निकलने वाला था, तभी उसके करीबी का फोन आया जो पहले से ही दाऊद की पार्टी में मौजूद था। उसने कहा कि वो यहाँ ना आए क्योंकि छोटा शकील ने उसको जान से मारने की यहाँ पूरी प्लानिंग कर रखी है। यह सुनते ही राजन की रूह कांप गई। खुद दर्जनों हत्याओं की प्लानिंग करने वाले शख्स को आज पहली बार मौत का एहसास हो रहा था। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा दाऊद पर आ रहा था कि कैसे उसने उसको किनारे कर दिया। जिस दाऊद के लिए उसने जी जान से काम किया था, उसके दुश्मनों को खत्म किया था, उसका एम्पायर खड़ा करने में मदद की थी, वही दाऊद अब उसकी हत्या को भी चुपचाप देखने को तैयार था। छोटा राजन अब ठगा हुआ महसूस कर रहा था और उसी रात उसने फैसला किया कि अब मामला ईगो या पावर का नहीं रहा, बल्कि अब सवाल सिर्फ एक है कि या तो वो मरेगा या फिर दाऊद मरेगा। कहा जाता है कि इसके बाद छोटा राजन ने किसी तरह एक इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के एक ऑफिसर से कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि अगर उसे दुबई से सेफली बाहर निकलवा दिया जाए तो वो बदले में दाऊद और उसके ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क की पूरी इंफॉर्मेशन उनको सौंप देगा। इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर को ये इंडिया में मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को पकड़ने का बहुत अच्छा मौका लगा और इसलिए उस ऑफिसर ने छोटा राजन को दुबई से सेफली काठमांडू और फिर मलेशिया के कुआलालंपुर पहुंचा दिया। अब छोटा राजन के पास सिर्फ दाऊद इब्राहिम को खत्म करने का मोटिव बचा हुआ था। छोटा राजन को इग्नोर करना दाऊद को काफी महंगा साबित होने वाला था।
क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि छोटा राजन उसके बारे में कितनी और कौन सी इंफॉर्मेशन इंडियन इंटेलिजेंस तक पहुंचा सकता था। जल्द ही इसका असर भी देखने को मिला। छोटा राजन ने इंडियन इंटेलिजेंस को दाऊद के दुबई के कई ठिकानों के बारे में बता दिया। इसके बाद दुबई के उसके ठिकानों पर छापेमारी होने लगी, लेकिन जब तक इंडियन ऑफिसर्स दाऊद तक पहुंच पाते तब तक ये जानकारी दाऊद को लग गई और वो दुबई को हमेशा के लिए छोड़कर पाकिस्तान के कराची में आकर बस गया। उधर छोटा राजन थाईलैंड, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर मूव करता रहा। हर कंट्री में वो लिमिटेड टाइम के लिए रुकता और फिर अपनी लोकेशन बदल लेता। इस दौरान उसने अपना एक अलग गैंग बना लिया था, जिसके जरिए वो कई देशों में अपने क्रिमिनल एम्पायर को ऑपरेट करने लगा। साल 1994 में उसने दाऊद के फेवरेट नार्को टेररिस्ट फिल्लू खान अलायस बख्तियार अहमद खान को ढेर कर दिया। फिल्लू खान 1993 मुंबई ब्लास्ट में भी शामिल था और उस पर मुंबई पुलिस ने केस भी दर्ज कर रखा था। छोटा राजन ने फिल्लू खान के अलावा सलीम कुरला, माजिद खान और मोहम्मद जिंदरान जैसे दाऊद के कई गैंग मेंबर्स को ढेर किया, जो 1993 मुंबई ब्लास्ट में शामिल थे। यह हत्याएं दाऊद के पूरे नेटवर्क पर एक डायरेक्ट अटैक थी। इसके बाद छोटा राजन इंटरव्यूज में सीना ठोक कर कहने लगा कि जो भी 1993 ब्लास्ट में शामिल था, मैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा और जो कोई भी दाऊद के साथ है वो मेरा दुश्मन है। उसकी ऐसी बातों की वजह से इंडिया में कई लोग उसे एक तरह का देशभक्त गैंगस्टर मानने लगे, लेकिन असल में ये उसका महज झूठा मुखौटा था। असल में वो भी दाऊद की तरह ही एक क्रिमिनल था, जिसने पैसा और ताकत, डर, खून और इलीगल कारोबार के दम पर हासिल किया था। छोटा राजन दाऊद को मारने के लिए बेताब था। उसे पहला मौका साल 1998 में मिला, जब दाऊद की तीसरी बेटी मारिया की मौत हो गई और उसका कराची में अंतिम संस्कार किया जाना था। ऐसे में छोटा राजन ने सोचा कि क्यों ना कमजोर पड़े दाऊद को खत्म कर दिया जाए और इसकी जिम्मेदारी अपने भरोसेमंद विकी मल्होत्रा को सौंप दी। इस मिशन के लिए विकी मल्होत्रा नेपाली पासपोर्ट पर काठमांडू से कराची पहुंचा, जहां उसने 2 AK-47 राइफल्स खरीदी। उसका प्लान ये था कि जब कब्रिस्तान में दाऊद अपनी बेटी को दफनाने आएगा, तभी वो उस पर अंधाधुंध फायरिंग करके उसकी जान लेकर वहां से फरार हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि प्लान एग्जीक्यूट हो पाता, ISI ने उस आदमी को पकड़ लिया जिससे विकी ने राइफल्स खरीदी थी। ISI ने ये खबर दाऊद तक पहुंचा दी, जिससे वो अलर्ट हो गया और अपनी बेटी के फ्यूनरल के लिए कब्रिस्तान नहीं आया। जब विकी और उसका साथी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरे इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और दाऊद का कहीं कोई अता पता नहीं है। मजबूरन उन्होंने राइफल्स कहीं फेंक दी और किसी तरह बलोचिस्तान होते हुए अफगानिस्तान भाग निकले। छोटा राजन के राइट हैंड विकी मल्होत्रा ने एक बार दाऊद को दुबई में भी ढेर करने की कोशिश की। दाऊद कभी कभी दुबई के इंडिया क्लब आया जाया करता था। ऐसे में विकी ने इंडिया क्लब के सामने एक फ्लैट किराए पर लिया और दाऊद के आने का इंतजार करने लगा, लेकिन कई महीनों तक दाऊद वहां नहीं आया। ऐसे में गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में आकर विकी और उसके साथियों ने एक दिन इंडिया क्लब पर हमला बोल दिया और अंधाधुंध फायरिंग कर दाऊद के बहुत करीबी शरद शेट्टी को मौत के घाट उतार दिया। जहां एक तरफ छोटा राजन दाऊद को ठिकाने लगाने की कोशिशों में लगा था, तो वही उस दौरान दाऊद का राइट हैंड बन चुका छोटा शकील छोटा राजन के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। साल 2000 में छोटा शकील को खबर मिली कि छोटा राजन बैंकॉक में रह रहा है। ऐसे में छोटा शकील ने तुरंत उसकी हत्या के लिए अपने आदमी मुन्ना झिंगाड़ा को कुछ गुर्गों के साथ बैंकॉक भेज दिया। इसके बाद उन लोगों ने छोटा राजन के अपार्टमेंट पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें छोटा राजन के कई करीबी घायल हुए और इस दौरान छोटा राजन के पेट में भी एक गोली लगी। डी कंपनी के अंदर ये चर्चा तेज हो गई कि छोटा राजन बैंकॉक में मारा जा चुका है, लेकिन CBI को खबर मिली कि राजन अभी भी जिंदा है और बैंकॉक के एक हॉस्पिटल में फेक नाम से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। चूंकि छोटा राजन इंडिया में कई मामलों में गुनहगार था, इसलिए CBI की एक टीम उसको पकड़ने थाईलैंड रवाना हो गई। लेकिन इससे पहले कि CBI वहां पहुंचती, छोटा राजन को इस ऑपरेशन की भनक लग गई और वो हॉस्पिटल से फरार हो गया। ये कितनी बड़ी आर्मी थी कि एक तरफ इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने छोटा राजन को दुबई से निकालकर उसे सेफ पैसेज दिलवाया था और दाऊद इब्राहिम तक पहुंचने के लिए उसे एक एसेट की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी, तो वही दूसरी तरफ इंडिया की ही दूसरी एजेंसी CBI उसी छोटा राजन को पकड़ने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर चेस कर रही थी। यानी एक ही देश की अलग अलग एजेंसीज एक ही आदमी को लेकर बिल्कुल उल्टी दिशाओं में काम कर रही थी। यही कॉन्ट्राडिक्शन आगे चलकर इस पूरी कहानी को और भी उलझा देता है। साल 2005 में दाऊद इब्राहिम की बड़ी बेटी महरूक की शादी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद के साथ हुई। इसका रिसेप्शन 23 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में होने वाला था। इसी मौके का इस्तेमाल करते हुए IB से रिटायर हो चुके अजीत डोभाल ने छोटा राजन की मदद से दाऊद को ढेर करने का
प्लान बनाया। दाऊद को ठिकाने लगाने का काम छोटा राजन के 2 शूटर्स विकी मल्होत्रा और फारिद तानाशाह को सौंपा गया था, लेकिन ऐन वक्त पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मुंबई पुलिस को किसी तरह ये भनक लग गई कि छोटा राजन के आदमी भारत में मौजूद है। एक दिन जब डोभाल एक होटल में बैठकर छोटा राजन गैंग के शूटर्स को पूरा मिशन समझा रहे थे, तभी मुंबई पुलिस ने उस होटल पर धावा बोल दिया। डोभाल ने पुलिस को समझाने की पूरी कोशिश की कि वो कौन है और किस मिशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और विकी मल्होत्रा और फारिद तानाशाह को अरेस्ट करके ले गई। इस तरह एक बार फिर दाऊद इब्राहिम मारे जाने से बच गया। छोटा राजन की दाऊद इब्राहिम को मारने की कोशिशें तब तक चलती रही जब तक वो अरेस्ट नहीं हो गया। साल 2015 में इंटरपोल ने छोटा राजन के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया और उसे इंडोनेशिया के बाली में इंडोनेशियन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इंडियन पुलिस उसे एक्स्ट्राडिशन के जरिए दिल्ली लेकर आई, जहां उस पर करीब 70 क्रिमिनल केसेस दर्ज किए गए। साल 2018 और फिर साल 2024 में उसे अलग अलग मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई और छोटा राजन आज भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। छोटा राजन की जिंदगी से इंस्पायर्ड होकर साल 1999 में वास्तव द रियलिटी नाम की एक फिल्म आई थी, जिसमें छोटा राजन का किरदार संजय दत्त ने निभाया था। अगर आपको छोटा राजन की ये कहानी दिलचस्प लगी तो आपको हमारी राइज ऑफ मुंबई माफिया सीरीज की बाकी वीडियोस भी जरूर पसंद आएंगी। इस सीरीज में हमने हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम, मन्या सुरवे और अरुण गवली की पूरी कहानी डिटेल में कवर की है। चारों ही वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।